क्या किया था लास्ट क्लास, याद है? बोलो. फाइनेंशियल ईयर मीन्स 31st April to 31st March, and it will be for a period of 12 months. Previous year is a financial year in which income is earned. It will be for a period of 12 months, but अगर new business है तो it can be for less than 12 months. Assessment year is a financial year in which it can be for a period of always 12 months, starting from 1st April and ending on 31st of March. एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25 और असेसमेंट ईयर विल बी 25-26. आई होप इतना याद है. 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलो. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. टोटल विल बी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम माइनस रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम. बराबर है. जो भी टोटल इनकम आएगा उसमें अपने को टैक्स पे करना है. टैक्स इंडिया में भरेगा कौन कौन? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP. बराबर है. बॉडी कॉर्पोरेट, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ये सबको टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, बट इसमें से जो एक्चुअल में टैक्स भरेगा उसको क्या बोलेंगे? असेसी. असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स. इतना याद रहेगा. फिर मेरे को बोलोगे टैक्स अगर भरना है तो 2 इंडिया में रेट है. वन इज फ्लैट रेट, वन इज स्लैब रेट. फ्लैट रेट मतलब 1 रुपया कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, एक ही रेट आएगा. लॉन्ग टर्म 112A पे क्या है? अप टू 1 लाख 0, 1 लाख से ऊपर जाएगा तो फ्लैट 10%. 112 पे फ्लैट 20% और एक 12.5% लिखाया था बट अभी तक समझाया नहीं होएगा. फिर उसके बाद 111A शॉर्ट टर्म फ्लैट 15%, विनिंग्स पे फ्लैट 30% और स्लैब रेट्स कहाँ पे? बाकी सब जगह पे स्लैब रेट है. बराबर है. अच्छा बोलोगे स्लैब रेट में 2 स्लैब है, BAC और ओल्ड. अपने को कुछ नहीं बोला है तो दोनों एग्जाम में करना है, जो फायदा है वो वाला लेंगे, बट अभी के लिए अपन BAC पढ़ रहे हैं. BAC में बोलो फटाफट बेटा, क्या था स्लैब? 0 to 3 लाख पे 0%, 3 लाख से 6 लाख पे 5%, मोर देन 6 लाख पे 6 to 9 पे 10%, 9 to 12 पे 15%, मोर देन 12 पे 20% एंड मोर देन 15 पे 30%. ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था? 0 to 2 लाख 50 पे 0, 250 से 5 लाख पे 5%, 5 to 10 लाख पे 20% और मोर देन 10 लाख पे 30%. जब भी टैक्स भरोगे 4% एक्स्ट्रा भरना है. किसका? हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका. आई होप इतना याद है. लिखो. लास्ट टाइम एग्जांपल्स पे अपन ने एंड किया था. बराबर है. एक एग्जांपल ऐड करो. लास्ट एग्जांपल में अमाउंट कितना था बेटा? नहीं, लॉन्ग टर्म और बैलेंस का होएगा ना, 2 अमाउंट होएगा. विनिंग्स 5 लाख और सैलरी. लिखो. एक एग्जांपल और एक ऐड करो. नेट टोटल इनकम रुपीज 7 लाख. ब्रैकेट्स में सेक्शन 115 BAC लिखा. सॉल्व कर दो प्लीज. वो 4% ऐड मत करना. नॉर्मल सम पूरा करो, बट वो लास्ट में जो 4% ऐड करते हैं वो ऐड नहीं करना बस.
कितना है? एनी डिफरेंट आंसर? 0 से 3 लाख पे कितना? 0%। नेक्स्ट 3 लाख पे कितना परसेंट है? 5% है। 5% ऑफ 3 लाख विल बी 15,000। फिर उसके बाद 6 लाख से लेके कितना? 7 लाख। पूरे अमाउंट पे टैक्स आएगा एक्स्ट्रा 1 लाख पे कितना परसेंट? कितना आता है? सो अपने को टोटल टैक्स कितना आ गया? 25,000। इतना पॉइंट समझेगा। इसको बोलते हैं बेसिक टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक टैक्स। वो किसी को याद है क्या? मैंने बोला था कि स्लैब रेट बढ़ रहा था, पहले 160 था, फिर 180 किया, फिर 2 लाख हुआ, फिर 2,50,000 हुआ। लास्ट लेक्चर में बोला था थोड़ा बहुत। और उसमें मैंने बोला था फिर इन लोगों ने डिस्काउंट देना चालू किया। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपका इनकम एग्जैक्ट 7 लाख रुपया या उसके नीचे, कितना बोला? एग्जैक्ट 7 लाख और उसके नीचे, तो हम लोग आपको डिस्काउंट देने के लिए रेडी है। मैंने बोला सर डिस्काउंट मतलब? बोलता है डिस्काउंट मतलब होता है रिबेट अंडर सेक्शन नंबर 87A। क्या बोला? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप 7 लाख रुपीज कमा रहे हो तो इंडिया में कोई टैक्स मत भरो। अगर तुम लोग चेक करोगे तो 0 से लेके 3 लाख कितना है? 0। तो ऑफिशियली तो 3 लाख तक इंडिया में टैक्स नहीं आता है। ऑफिशियली कितने पे नहीं आता है? 3 लाख। बट अब गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हेल्प करने के, सो हम लोग 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। बट 7 लाख पे ऐसा नहीं बोला कि 0 से 7 लाख पे 0 है। अरे उसमें क्या होता है मानो मेरा इनकम 10 लाख है बेटा, सो अगर मेरा इनकम 10 लाख है तो क्या होएगा? मैं भी 0 से 7 लाख पे 0 लूंगा और सिर्फ 3 लाख पे टैक्स भरूंगा। सुन रहे हो क्या? 10 लाख वाला क्या करेगा? 7 लाख तक 0 और उसके बाद 3 लाख पे। बट इसमें क्या होएगा, जिनका इनकम 7 लाख है सिर्फ उन लोग को बेनिफिट मिलेगा, 10 लाख वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। तो सुन रहा है, किसको मिलेगा? ओनली फॉर 7 लाख। सो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर स्लैब रेट कर दिया ना, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि सर आप बोल रहे हो कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो सीधा 0 से 7 लाख 0 कर दो ना। सुन रहे हो क्या? बट उसमें प्रॉब्लम क्या होएगा, जिसका 1 करोड़ इनकम है उसको भी फिर वो फायदा मिल गया। गवर्नमेंट को फायदा सबको देना है, सिर्फ 7 लाख वालों को? तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्लैब रेट वही रखा है 0 से 3, 3 to 6। बट क्या बोला कि अगर आपका इनकम कितना है? अप टू 7 लाख, तो आप सीधा 25,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो, नोन एज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या बोला? नोन एज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और आपको टैक्स 0 भरना है तो 4% ऑफ 0 विल ऑल्सो बी 0, तो कोई टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। कितना पॉइंट समझा? रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा है? किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को। किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को। अगर उसका इनकम कितना है? अप टू 7 लाख और मैक्सिमम रिबेट इज 25,000। मैक्सिमम रिबेट इज 25,000। बेटा अगर अपना इनकम 6 लाख होता तो टैक्स 15,000 आता, तो रिबेट 15,000 मिल जाता। क्या? रिबेट 15,000 मिल जाता। जो भी इनकम है उसमें 25,000 का माइनस कर सकते हो, बट उसी को माइनस अलाउड है जिसका अप टू 7 लाख है। इतना पॉइंट समझाएगा। जो पुराना स्कीम है ओल्ड वाला, उसमें स्लैब रेट बोलो 0 to 250, 250 to 5, 5 to 10, मोर देन 10। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? उसमें रिबेट मिलता है अगर इनकम आपका अप टू 5 लाख है और सिर्फ 12,500 का मिलता है। इधर रिबेट कहां तक है? 7 लाख और कितना है? 25,000। उधर रिबेट कहां तक था? 5 लाख और कितना है? 12,500। कोई सुन रहा है क्या? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? दिखने में तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग है ना ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम पे मैक्सिमम लोग शिफ्ट हो जाए। कोई सुन रहा है क्या? तो इधर रिबेट भी ज्यादा है, सरचार्ज भी कम है, वो सब अपन आगे एक बाय स्टेप पढ़ेंगे। इतना समझता है? श्योर। आंसर बोलो, आराम से कॉपी वॉपी नहीं करना। मेरा इनकम बेटा नेट टोटल इनकम है 7,15,000 रुपीज का और मेरे को 115 BAC एप्लीकेबल है। मैं सिर्फ BAC पढ़ा रहा हूं बिकॉज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वही है। सुन रहे हो क्या? ओल्ड वाला अपन कंप्यूटेशन में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, बराबर है? सो आंसर बोलोगे 0 से लेके 3 लाख पे टैक्सेस आई थिंक अभी आता है अपने को। मोर देन 3 लाख से लेके 6 लाख कितना डिफरेंस है? 3 लाख पे 5% विल बी 15,000। फिर बाद में 6 लाख से लेके कितना होएगा? 7,15,000। पूरे पे टैक्स है 1,15,000 पे? 1,15,000 पे 10% विल बी 11,500। यस और नो यार? सो मेरा टैक्स बोलो 26,500। बेसिक टैक्स इज 26,500। लॉजिकल है, लॉजिक पढ़ा दो नहीं तो रट्टा मार लेना। बेटा आंसर बोलोगे कितना मेरे को टैक्स आ रहा है? 26,500। रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? 7 लाख के ऊपर तो रिबेट मिलने वाला नहीं। अब बेटा मेरा दोस्त एग्जैक्ट 7 लाख कमा रहा है, कैलसी लो हाथ में। मेरा दोस्त कितना कमा रहा है?
नहीं, कैलसी पे मत लिखो, 7 लाख कमा रहा है तो अपन ने अभी पढ़ा कि 7 लाख वाले को टैक्स कितना है, 0 0 आ गया ना लास्ट में। तो 7 लाख कमा रहा है मेरा दोस्त, टैक्स कितना आ रहा है, 0। मैं कमा रहा हूं 7,15,000 रुपया। कितना कमा रहा हूं, 7,15,000। मेरे को रिबेट नहीं मिलेगा। अब बेटा 7,15,000 लो कैलसी पे, अगर मुझे रिबेट नहीं मिल रहा है तो मेरे को 26,500 टैक्स भरना पड़ेगा। अरे प्लस 4% अलग से भरना पड़ेगा, बट एक बार 26,500 तो लो, माइनस 26,500। तो मेरे घर पे कितना पैसा गया, 6 लाख। तो 6,90,000 राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं। मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, 7 लाख। मैं कितना कमा रहा हूं, 7,15,000। मैं उससे 15,000 ज्यादा कमा रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे घर पे जा रहा है सिर्फ कितना, 6,90,000, और उसके घर पे पूरा 7 लाख जा रहा है। इज इट फेयर और अनफेयर? बोलो बोलो, फेयर या अनफेयर? अनफेयर ना, मतलब मैं तो 15,000 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं, उसकी वजह से मुझे टैक्स की वजह से मेरे घर पे कम पैसा आ रहा है। अरे 12,500 जो 7 लाख रुपया कमा रहा है, करो डिवाइड बाय 7 लाख डिवाइड बाय 12, कितना हो रहा है, 58,000 ना। जो आदमी 50-60 हजार रुपया कमा रहा है उसके लिए 12-13 हजार बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात है ना बेटा। अरे इंडिया में 50,000 का ऑलमोस्ट 10-15% हो गया यार, बड़ी बात है। समझ रहा है क्या? एक तो टैक्स भरने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऊपर से तुम ये करोगे तो ये तो अनफेयर हो गया यार। समझ रहा है कि नहीं? सो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग मार्जिनल रिबेट देने के लिए रेडी है। क्या देने के लिए रेडी है? मार्जिनल रिबेट। मार्जिनल रिबेट का मतलब एकदम सिंपल है, मैं वापस से बोल रहा हूं, ये है ना रिबेट, मार्जिनल रिबेट। बेटा रट्टा मारोगे तो एग्जाम में रॉन्ग करके आओगे, लॉजिक समझो। मेरा दोस्त कितना कमा रहा था, 7 लाख वाले को टैक्सेस 0। मैं कितना कमा रहा हूं, 7,50,000। सो मैं ऐसा बोलूं, टैक्स ऑन 7,15,000। मैं 7,15,000 कमा रहा हूं, मुझे टैक्स आ रहा है 26,500 रुपए का। मेरा दोस्त एग्जैक्ट 7 लाख कमा रहा है। हमेशा 7 लाख से कंपेयर करना, बिकॉज रिबेट 7 लाख पे मिलता है। कोई सुन रहा है? उसको टैक्स आ रहा है 0, तो मैं 26,500 भर रहा हूं, मेरा दोस्त 0 भर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं मैं एडिशनल टैक्स भर रहा हूं 26,500 रुपया। हमेशा 7 लाख से कंपेयर करना है, फिक्स है। तो अपना ऊपर 8,15,000 होएगा तो भी 7 लाख से कंपेयर करेंगे। फटाफट आंसर बोलोगे। मैं कितना कमा रहा हूं और मेरा टैक्सेस 26,500। मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, 7 लाख, टैक्सेस 0। तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, मैं कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूं, सॉरी 26,500। बट मैंने एडिशनल इनकम कितना कमाया मेरे दोस्त से, तो मैं सिर्फ 15,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, बट फिर भी मैं 26,500 का टैक्स भर रहा हूं। एक्स्ट्रा इनकम कितना है, 15,000, बट एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, 26,500। तो ये फेयर है या अनफेयर है? तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, तो 11,500 जो एक्स्ट्रा टैक्स भर रहा है उसका रिबेट लेके जा। कितने का रिबेट लेके जा, 11,500। कितने का रिबेट लेके जा, एक्चुअली तो एग्जैक्ट 7 लाख है तो 25 का रिबेट है। 7 लाख क्रॉस हुआ तो रिबेट नहीं है क्या? 7 लाख क्रॉस हुआ तो रिबेट, बट फिर ये जो छोटे मोटे लोग हैं उनको परेशानी होएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नीरज अगर तू एडिशनल इनकम कमा रहा है 26,500 का, सॉरी एडिशनल टैक्स भरा है 26,500 का, बट तेरा इनकम सिर्फ 15,000 है, तो हम लोग तेरे को मार्जिनल रिबेट 11,500 का देने के लिए रेडी है। तो अगर 11,500 का रिबेट मिल गया तो बेटा नाउ माई टैक्स विल बी हाउ मच, 15,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मेरा टैक्स इज 15,600। कितने लोगों को नहीं समझा? श्योर। रिबेट कभी मिलेगा? रिबेट जब डॉट 7 लाख या उसके नीचे हो। कितने का मिलेगा, 25,000। मार्जिनल रिबेट कभी मिलेगा, जब 7 लाख के ऊपर हो। क्या, जब 7 लाख के ऊपर हो, कितना एडिशनल इनकम है, कितना एडिशनल टैक्स है, उसके हिसाब से रिबेट मिल जाएगा। और रफ में करना, फेयर में नहीं करना। पीछे जाके करो, लास्ट पेज पे या कहीं पे भी पेंसिल से करो। अगर 8 लाख रुपीस का इनकम है, 8 लाख, तो रिबेट का बताओ क्या होएगा? अगर 8 लाख है तो रिबेट या मार्जिनल रिबेट जो भी है कितना आएगा?
आया आंसर? बोलो, 0 से लेके अटक गया है कोई ऐसा है? 0 से लेके 3 लाख पे कितना? मोर देन 3 लाख से 6 लाख पे कितना? 15,000। अरे बराबर है। मोर देन 6 लाख से लेके 8 लाख एक्स्ट्रा कमाया 2 लाख रुपीज। अरे बराबर है। सो 2 लाख रुपीज पे 10% विल बी 20,000। सो मैं कितना टैक्स भरूंगा? 35,000। आंसर बोलोगे? बेटा मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, वो टैक्स कितना भर रहा है? 0। मैं कितना कमा रहा हूं? 8 लाख। टैक्स कितना आ रहा है? 35। तो 8 लाख में से 35 माइनस करोगे तो 165 आएगा। 765 मतलब 8 लाख में से कितना माइनस किया? 35। मैं 8 लाख कमा रहा हूं, 35,000 टैक्स माइनस करूंगा तो मैं कितना कमा रहा हूं? 765। तो मैं अपने दोस्त के ऊपर ही कमा रहा हूं ना। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई रिबेट मिलने वाला नहीं है, कोई मार्जिनल रिबेट मिलने वाला नहीं है। आप पूरा 35,000 भरोगे प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरोगे, टोटल आ जाएगा। सर कैसे मालूम पड़ा? प्लीज बोलना। टैक्स ऑन 8 लाख अपन ने कितना टैक्स निकाला? 35,000 बराबर है टैक्स ऑन 7 लाख। मेरा 7 लाख पे कितना भर रहा है? 0। तो एडिशनल टैक्स मैंने कितना भरा? 35,000। और मेरा एडिशनल इनकम कितना था? 1। तो बेटा जितना टैक्स भर रहा हूं उससे तो ज्यादा पैसा कमा ही रहा हूं ना यार। नहीं समझा? ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? मैं टैक्स कितना भर रहा हूं एडिशनल? 26,500, बट इनकम सिर्फ एक्स्ट्रा 15,000 कमा रहा हूं। तो 15,000 कमाने के लिए 26,000 का टैक्स आया। फेयर या अनफेयर? तो इसलिए अपने को रिबेट मिला था। यहां पे कितना एक्स्ट्रा टैक्स में भर रहा हूं? 35, बट इनकम कितना कमा रहा हूं? 1 लाख। तो तुम ज्यादा कमा रहे हो ना, तो देर इज नो मार्जिनल रिबेट। क्या? देर इज नो मार्जिनल रिबेट। नहीं समझा? अरे बोलो प्लीज। एग्जाम में 1 सेकेंड में समझ जाएगा। इतना समझा है? श्योर। लास्ट एक एग्जाम्पल करो 7,50,000 का, रफ में करो 7,50,000 का। नो टैक्स, नो रिबेट। क्यों? मैं बोल सकता हूं, मैं रफ में कर रहा हूं बेटा। 6 लाख पे 15,000 आया, 7.5 लाख मतलब 1,50,000 पे 20% विल बी 30,000। 30 ना 10%, सॉरी 15,000। सो मैंने कितना टोटल कमाया? 30,000 में एक्स्ट्रा टैक्स भर रहा हूं, बट इनकम कितना कमा रहा हूं? 50,000। तो एक्स्ट्रा कमाया तो रिबेट मिलने वाला नहीं। कोई सुन रहा है? एक लास्ट 740 ओरली करता हूं, मैं करता हूं, सुनो। 740 में 0 से 3 लाख पे 0, 3 to 6 लाख पे 15,000, 6 to 740, 140 पे 10% विल बी, तो 14 प्लस 15 29। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? कितना एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है? 29, बट इनकम एक्स्ट्रा कितना है? 40। तो इनकम ज्यादा है तो रिबेट मिलने वाला नहीं है। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? श्योर। 730 कितना होएगा? ओरली करते रहो। 730 15,000 प्लस 130 हुए 13,000, तो 15 प्लस 13 इज 28। कितना? एक्स्ट्रा टैक्स कितना? 28। एक्स्ट्रा टैक्स कितना? बट इनकम 30, तो इनकम ज्यादा है तो रिबेट मिलने वाला नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? तो मैंने इसलिए बेटा जानबूझ के 7,15,000 वाला एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम में ये तभी ट्राई करना जब 720, 715, 725 हो। तो 730, 40, 50 पे रिबेट का सोचना भी मत। तो 7 लाख है तो रिबेट मिलेगा, और 7,25,000 तक है तो ट्राई कर सकते हो, उसके बाद ट्राई करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझेगा? सो एग्जाम में रिबेट के लिए टाइम वेस्ट मत करना। 7 लाख है तो रिबेट मिलेगा, फिक्स हो गया। 7,10,000 है तो
मिलेगा, 7,20,000 है तो मिलेगा। 25 तक भी ट्राई करोगे तो चलेगा, 25 के ऊपर ट्राई करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको अभी अपन ने देखा 730 पे कोई रिबेट मिलने वाला नहीं। इतना पॉइंट समझेगा, कर लो ना। 725 पे रिबेट मिलेगा क्या, मेरे को आंसर बोलो बस। यहाँ पे 1,15,000 हो गया, 725 ना, तो 125 पे 11,500 आता है, तो 11,500 प्लस 26,500, एक्स्ट्रा टैक्सेस 26,500, बट एक्स्ट्रा इनकम इज 25,000। तो ज्यादा कमाया नहीं कमाया, नहीं कमाया, तो 1,500 का रिबेट मिलेगा। तो 725 तक ट्राई करना, उसके बाद रिबेट नहीं आता है। कोई सुन रहा है? तो उसके बाद नहीं आएगा। सो रिपीट करोगे प्लीज, कितना इनकम पे रिबेट है? 7 लाख पे तो पूरा रिबेट है, बराबर है। और मार्जिनल रिबेट कभी है? कितना? मोर देन 7 लाख, बट अप टू 725 तक मिलेगा, 730 से मिलने वाला नहीं। इज दैट पॉइंट क्लियर? लिखो प्लीज, हेडिंग 2 रेड पेन है। जो क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्वेश्चन लिखा था ना, एनटीआई एक लाइन का, एक लाइन का क्वेश्चन लिखा था, अभी लिखा ना, नोटबुक सॉल्व कर दिया क्या? हाँ सॉल्व किया ना। उसके बाद लिखो ये तुम लोग ने ये लिखा नहीं होगा रिबेट वाला, ये जो येलो से मार्क किया मैंने वो लिखो। लिखा? रेड पेन से हेडिंग 2, नोट लाइन के सेंटर पे लिखना रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लाइन के सेंटर पे लिखना रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लिखा? वहां से 2 एरो बना। फर्स्ट एरो पे अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC, एंड सेकेंड एरो पे अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैश करके लिखो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। उसमें लिखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के नीचे लिखो 115 BAC के नीचे लिखना। पॉइंट नंबर 1, rebate is available if, rebate is available if रेड पेन से नेट टोटल इनकम NTI, नेट टोटल इनकम इज अप टू रुपीज, रेड पेन से लिखना इज अप टू रुपीज 7 लाख, इज अप टू रुपीज 7 लाख। लिखा? सेकेंड एरो पे बोलो ऑल्टरनेट में रिबेट कहां तक मिलता है? परफेक्ट है। लिखो रिबेट इज अवेलेबल ओनली इफ, रिबेट इज अवेलेबल ओनली इफ नेट टोटल इनकम NTI इज, रेड पेन से कितना? अप टू 5 lakhs, अप टू 5 lakhs, अप टू 5 lakhs। लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल इज, मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल इज, और रेड पेन से कितना? 25,000, 25,000। नेक्स्ट क्या था? राइट हैंड साइड पर मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल इज, रेड पेन से 12,500, मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल इज 12,500। लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट नंबर कौन सा है? 3। इफ इनकम एक्सीड, इफ NTI लिखो, इफ NTI नेट टोटल इनकम, इफ NTI एक्सीड रुपीज 7 लाख, इफ NTI एक्सीड रुपीज 7 lakhs,
then marginal rebate will be available as follow. Then marginal rebate will be available as follow. बोल रहे हो कि नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे. मार्जिनल रिबेट कैसे कैलकुलेट होता है? पहले क्या निकालेंगे? एडिशनल टैक्स. फिर क्या निकालेंगे? एडिशनल इनकम. फिर अगर एडिशनल टैक्स ज्यादा है तो रिबेट मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है. लिखो ना नेक्स्ट लाइन पे. स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट टैक्स ऑन एनटीआई. कैलकुलेट टैक्स ऑन एनटीआई. नेक्स्ट लाइन पे कैलकुलेट टैक्स ऑन 7 लाख. कैलकुलेट टैक्स ऑन ₹7 लाख. नेक्स्ट लाइन पे कैलकुलेट एडिशनल टैक्स. कैलकुलेट एडिशनल टैक्स. बराबर है. वो जो तुम लोग ने लिखा ना पहले, कैलकुलेट टैक्स ऑन 7 लाख, नहीं, कैलकुलेट टैक्स ऑन एनटीआई, उसको 1 लिखो. फिर नेक्स्ट कैलकुलेट टैक्स ऑन 7 लाख को 2 लिखो. और अभी जो लिखा है कैलकुलेट एडिशनल टैक्स, उसके ब्रैकेट्स में लिखो 1 - 2. कैलकुलेट एडिशनल टैक्स के ब्रैकेट्स में लिखो 1 - 2. लिखा. नेक्स्ट लाइन पे कैलकुलेट. अब ये थर्ड पॉइंट था. ये जो अभी लिखा थर्ड पॉइंट था. अभी नाउ फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट एडिशनल इनकम. कैलकुलेट एडिशनल इनकम. एडिशनल इनकम कैसे आएगा बेटा? एंड ब्रैकेट्स में लिखो एनटीआई -7 लाख. एनटीआई -7 लाख. एनटीआई -7 लाख लिखा. एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? 5. इफ एडिशनल टैक्स इज मोर देन एडिशनल इनकम. इफ एडिशनल टैक्स इज मोर देन एडिशनल इनकम. If additional tax is more than additional income, then difference will be marginal rebate. Then difference will be marginal rebate. लिखा है. राइट हैंड साइड पे लिखना नो मार्जिनल रिबेट अवेलेबल. नो मार्जिनल रिबेट is available. No marginal rebate is available. ठीक है. फिर देन ये एग्जांपल कॉपी करो 7,15,000 वाला. वहां पे पेंसिल से चाहिए तो लिख देना BAC के नीचे चेक फॉर मार्जिनल रिबेट ओनली इफ इनकम इज अप टू 7,25,000. हर सम में चेक करोगे टाइम वेस्ट होएगा, मिलेगा नहीं. तो वहां पे BAC में लिखना है तो लिख दो चेक फॉर मार्जिनल रिबेट ओनली. पेंसिल से लिखना ओनली इफ एनटीआई इज अप टू 7,25,000. फिर एक कॉपी करना.
रन। आई थिंक समझा है कुछ तो, हटा दूं? हटा रहा हूं। ये तो अभी रिपीटेटिव हो जाएगा करने का। ये कॉपी करना है किसी को 8 लाख वाला, समझा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। ऐसा बोलते रहोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, एक है ना लॉ था पहले वेल्थ टैक्स करके, जो एकदम नॉनसेकल लॉ था, कोई सेंस ही नहीं बना। मैं सपोज पैसा कमा रहा हूं 4 करोड़ रुपए, मैंने वो 4 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भर दिया, से 1 करोड़ 20 लाख, अब बचा 2 करोड़ 80 लाख। कितना बचा? तो वो तो मेरा पैसा है ना, मेरे को जो करना है मेरी मर्जी, मैं उसको पानी में उड़ा दूं, मैं उससे घर खरीदूं, मैं उससे गोल्ड खरीदूं, मैं उसको इंटरेस्ट पे चढ़ाऊं, या मैं अपने घर पे कैश निकाल के रखूं, मेरी मर्जी है। बट गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ के ऊपर का वेल्थ है, क्या 1 करोड़ क्या वेल्थ, मतलब वो बोलता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब रॉ कैश तुम्हारे पास है, या तो तुम्हारे पास ज्वेलरी है, या तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा घर है, और जो आपने भाड़े पे नहीं दिया, क्या जो आपने भाड़े पे, ऐसे 5-6 लिस्ट दिया हुआ था कि तुम्हारा ये सब कंबाइन करके 1 करोड़ से ऊपर का वेल्थ है, तो हम लोग 1% वेल्थ टैक्स लेंगे। क्या बोला? 1%। तो कोई सेंस नहीं बनता ना, मैंने जो टैक्स भरा उसके बाद के पैसे का मैं कुछ भी करूं। अब गवर्नमेंट बोलता है जो तेरे पास 280 बचा है, वो 280 से तू एक से ज्यादा घर नहीं ले सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या एक से ज्यादा घर नहीं ले सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तू कैश नहीं रख सकता है, तू गोल्ड नहीं रख सकता है। कोई सुन रहा है क्या? तो इसके लिए ना एक कमिटी बनाई, केलकर टास्क फोर्स, उन लोगों ने बोला वेल्थ टैक्स डिलीट कर दो। तो वेल्थ टैक्स डिलीट कर, बिकॉज सेंसिबल ही नहीं था, बट वेल्थ टैक्स डिलीट करेगा तो रेवेन्यू पे रेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन लोग ने क्या किया, रिच सुपर रिच टैक्स डाल दिया। क्या डाल दिया? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम लोग अप टू 50 लाख कमा रहे हो तो जो टैक्स भर रहे हो वो भरो, 0 से 250, 250 से 5, 5 to 10, मोर देन 10, या तो 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 वाला जो है, बस दैट्स इट। बट अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, कितना, अप टू 1 करोड़ रुपीस, तो हम लोग जो भी तुम्हारा टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लेगा, नोन एज सरचार्ज। क्या वाला? नोन एज सरचार्ज। कितने रुपए तक सरचार्ज नहीं है? अगर आप 50 लाख कमा रहे हो तो कोई सरचार्ज आपको नहीं भरना है। 50 लाख के ऊपर कमाओगे तो कितना आएगा? 10%। 50 के ऊपर कितना बेटा? 10%। कितना पॉइंट समझेगा? अगर तुम लोग 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो अप टू 2 करोड़ रुपीस, ये स्लैब रेट नहीं है बेटा, सुन रहे हो क्या? स्लैब रेट में क्या होता है, इतने तक 5%, फिर इधर अगर आपने 75 लाख कमाया तो 10% सरचार्ज है सीधा, और इधर अगर आपने 125 कमाया तो अलग रेट है। कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो कि नहीं हो? बराबर है। मोर देन कितना बोला है? 2 करोड़, अप टू 5 करोड़, रिपीट नहीं कर रहे, अप टू 5 करोड़, एंड मोर देन कितना बोला है? 5 करोड़। कोई सुन रहा है क्या? गवर्नमेंट बोलता है कि 5 करोड़ के ऊपर कमाया तो 37% सरचार्ज है। कितना है? 37%। मतलब अगर मैं 10 करोड़ कमा रहा हूं तो 10 करोड़ पे 30% राउंड में ऐसे रफली बोल रहा हूं, तो 3 करोड़ तो आ गया। 3 करोड़ प्लस 37% उसका और भरना पड़ेगा। इनकम का 37% या टैक्स का? नहीं, इनकम का तो भरे नहीं, इनकम का भरेगा बेटा बर्बाद हो जाएगा। पहले तो स्लैब रेट पे भर रहा है, प्लस 37 इज वेरी हाई, तो टैक्स का 30% है। किसका 30% है? या 37 जो भी है। परसेंटेज किसका है? टैक्स का। मजा नहीं आ रहा है। परसेंटेज किसका है? टैक्स का। तो अगर सरचार्ज कभी है व्हेन टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, बट सरचार्ज आएगा किस पे? इनकम पे या टैक्स पे? टैक्स पे। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%। कोई सुन रहा है क्या? सर ये 2 कॉलम क्यों बना रहे हो? बिकॉज गवर्नमेंट को मोटिवेट करना है कि तुम पुराने स्कीम से बीएससी में आ जाओ। किधर से किधर आ जाओ? पुराने स्कीम से बीएससी में। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग 25% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लेंगे। किससे ज्यादा नहीं लेंगे?
25% से ज्यादा। सो 115 BAC में व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? नहीं बोलो बोलो यार, स्टार्टिंग से 0 से लेके 50 लाख पे सरचार्जेस 0, मोर देन 50 लाख है तो 10%, मोर देन 1 करोड़ है तो 15%, मोर देन 2 करोड़ है तो 25%, बस उधर खत्म हो गया। बट वो वाले में अगर मोर देन 5 करोड़ है तो इट विल बी 37%। सो उन लोग ने एक तो रिबेट 7 लाख कर दिया 5 लाख से, 12,500 से 25 कर दिया। अरे तो गरीब लोगों को मोटिवेट करने के लिए रिबेट बढ़ा दिया, आपको सुन रहा है क्या? प्लस मार्जिनल रिबेट भी दे दिया, मतलब अभी 7,50,30 तक ऑलमोस्ट रिबेट आ जाता है, जो पुराने में नहीं था। फिर अमीरों को शिफ्ट करने के लिए बोला कि पुराने वाले में जाओगे तो सरचार्ज 37% है, बट नए वाले में सरचार्ज विल बी ओनली अप टू कितना? 25%। कितने लोगों को नहीं समझा है? सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। क्या इट इज अ? तो अपन अभी तक सब में क्या कर रहे थे? बेसिक टैक्स निकाल रहे थे, कोई सुन रहा है क्या? तो बेसिक टैक्स के बाद सरचार्ज आएगा, रिबेट के बदले क्या जाएगा? सरचार्ज। अमीर है तो सरचार्ज, गरीब है तो रिबेट, रिबेट नहीं कर रहा, अमीर है तो सरचार्ज, गरीब है तो रिबेट। सर एग्जाम में कैसे फॉर्मेट आएगा सब बता दूंगा, पहले इतना समझाए। सरचार्ज कितना है? अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, मोर देन 50 है तो 10%, दोनों में सेम है। मोर देन 1 है तो 15%, मोर देन 2 है तो 25%, मोर देन 5 है तो 25 एंड 37%। सुन रहे हो कि नहीं? पता नहीं चल रहा है? लिखो रेड पेन से, नोट नंबर जो भी है तुम्हारा। सरचार्ज, सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स और HUF। फिर एक कॉपी करो, यहां पे लिखना नेट टोटल इनकम। हाँ ये डबल टैक्स हो गया क्या? हाँ तो ये बेसिकली अल्ट्रा रिच और रिच को टैक्स करने के लिए इन लोगों ने रखा है। सो वो वेल टैक्स डिलीट किया, बोला उसके बदले ही आ गया, बट एक्चुअली अपने लिए वेल टैक्स बेनिफिशियल था, बिकॉज कैश तो कोई रिवील नहीं करता था, गोल्ड कोई रिवील नहीं करता था, तो एक्चुअली इसमें अपन फंस गए। अभी किया है क्या? श्योर। नीचे लिखो ना, नीचे लिखना, ये समझाया नहीं है, सिर्फ लिख लो बस, कॉमन करके लिखना। ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, कॉमा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, long term capital gains under section 112A, and dividend income, maximum surcharge is 15%, maximum surcharge is 15%, लिखा है? नेक्स्ट क्या था? एक लाइन छोड़ के लिखो,
marginal relief is available in case of surcharge. Marginal relief is available in case of surcharge. ब्रैकेट्स में मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन केस ऑफ क्या लिखा है, सरचार्ज, ब्रैकेट्स में रिफर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, रिफर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. समझा इतना पॉइंट बराबर है. सो अपन कंप्यूटेशन में मार्जिन रिलीफ पढ़ेंगे, नहीं तो अभी बहुत हैवी हो जाएगा काम का. नहीं, इज दैट पॉइंट क्लियर? ये दोनों का आंसर निकाल के दे दो बस, लास्ट दो एग्जाम्पल. एनटीआई 80 लाख, एनटीआई 1 करोड़ 70 लाख. ब्रैकेट्स में लिखना 115 बीएसी.
आंसर कौन से का आ गया? दोनों का आ गया। क्या किया? शॉर्टकट या ऐसे ही कर दिया? हाँ, 0 से लेके 15 लाख। बेटा कितना? 1,50,000। अभी बताया था ना 15 लाख के ऊपर है तो शॉर्टकट ऑफिशियली यूज कर सकते हो। सुन रहा है? देन 15 लाख से लेके कितना? 80 लाख। पूरे अमाउंट पे आएगा डिफरेंस पे? कितना डिफरेंस है? 65 लाख पे व्हाट रेट? 30%। कितना आता है? 19,50,000। सो टोटल कितना आ गया? 21 लाख। 21 जैसे? अच्छा 1,50,000 सॉरी 21 लाख बराबर है 150 प्लस 1950 बराबर है। ओके, फिर उसके बाद मेरे को बोलोगे इनकम 50 लाख के ऊपर है या नहीं है, तो क्या आएगा? सरचार्ज। तो मैं बोल सकता हूँ 10% सरचार्ज आएगा। अरे बोलो सरचार्ज किसका लूं? 21 लाख का। सो कितना आ गया? 2,10,000। सो 20
10,000 अपना टैक्स है, कोई सुन रहा है क्या? Yes. और फिर इसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आता है? 92,400। सो कितना बचा? कितने लोगों का मिस्टेक है? पूरे बैच का राइट है, स्कॉलर बैच लग रहा है। बोलो, 0 से लेके 15 हो गया दोनों। 1 करोड़ 70 लाख वाला भी हो गया। 15 लाख से लेके कितना? 1 करोड़ 70 लाख। कितना एक्स्ट्रा कमाया? 1 करोड़ 55 लाख। उस पर 30% पेन नहीं चल रहा है। 46,50,000। पहले 15 लाख पे 1,50,000 आएगा, फिर 46,50,000 आएगा, 48 लाख हो रहा है। 48 लाख रुपीज पे कितना सरचार्ज है? 15% सरचार्ज कितना आएगा? 7,20,000। सो अपने को कितना आ गया? और उसके ऊपर सरचार्ज के बाद सेस भी आएगा। कितना? 2,20,800। सो टोटल विल बी। इज दैट पॉइंट क्लियर? कितने लोगों का मिस्टेक था? मिस्टेक सबका राइट है। समझेगा टैक्स कैसे निकालने का है? श्योर, जल्दी बोलते रहो। बराबर है। सो बेटा जब भी एग्जाम में टैक्स पूछा है ना, हमेशा फॉर्मेट बनाना प्लीज, कुछ भी हो जाए। मतलब तुम लोग को लग रहा है एक लाइन का समय तो भी फॉर्मेट बनाना या माइंड में क्लिक रखना। हमेशा पहले बेसिक टैक्स निकालना है। बेसिक टैक्स का मतलब फ्लैट रेट और स्लैब रेट को कंबाइन करके लिखना प्लीज। जैसे एक सब अपन ने किया था विनिंग्स वाला, को सुन रहा है? तो जब अपन विनिंग्स पे टैक्स निकालेंगे तब अलग निकालेंगे, सैलरी पे निकालेंगे तब अलग निकालेंगे, बट बाद में दोनों को कंबाइन करना है। को सुन रहा है क्या? सो कैलकुलेशन अलग अलग करो, बट बाद में क्या करना है? कंबाइन। बेसिक टैक्स के बाद ऑलवेज थिंक या तो अमीर है या तो गरीब है। स्टैंडर्ड है, सोचना जरूरी है। अमीर है तो सरचार्ज, और अगर गरीब है तो रिबेट। अमीर मतलब किसके ऊपर होना चाहिए? मोर देन 50 लाख। और गरीब मतलब कितना? 7 लाख। और पुराने वाले में बराबर है। तो या तो अमीर है तो सरचार्ज प्लस होएगा, गरीब है तो रिबेट माइनस होएगा। कोई सुन रहा है? बाद में जो आएगा वो अपना आ गया ग्रॉस टैक्स पेएबल। क्या आ गया? ग्रॉस टैक्स पेएबल। और इसमें आपको ऐड करना रहेगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। जो भी ऐड करने के बाद अमाउंट आएगा दैट इज टैक्स लायबिलिटी। दैट इज क्या बोला? टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर बेटा इसमें से किसी ने आपका टैक्स ऑलरेडी भर दिया, ये वाला पॉइंट नहीं समझेगा तो चलेगा मेरे को, बिकॉज आगे बहुत आगे आएगा कि आपके बदले किसी ने टीडीएस काट दिया है। कोई सुन रहा है क्या? किसी ने आपके बदले टीसीएस काट दिया है, किसी ने आपके बदले एडवांस टैक्स पे कर दिया है। कोई सुन रहा है? सो अगर ऐसा कुछ पेमेंट है तो माइनस करो और बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना है। नेट टैक्स पेएबल। क्या बोला? नेट टैक्स पेएबल। इतना पॉइंट समझिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फाइनल सीए में जाओगे तो भी फॉर्मेट यही रहेगा। हाउ टू पे टैक्स? बोलो, हाउ टू कंप्यूट इनकम? How to compute income? 5x. Income from salary, income from house property, profit and gains from business and profession, capital gains, income from other sources. Total will be gross total income minus deduction under chapter 6A. क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम। कभी भी जाओ पूरे लाइफ में प्रैक्टिकली भी वही सेम फॉर्मेट रहेगा। ऑब्वियसली एक आदमी का सैलरी इनकम नहीं है तो अपन नहीं निकालेंगे। तो सुन रहा है क्या? वैसे टैक्स का फॉर्मेट फिक्स है। क्या फॉर्मेट है? बेसिक टैक्स ऐड या तो लेस। अमीर है तो सरचार्ज, गरीब है तो रिबेट। टोटल विल बी ग्रॉस टैक्स पेएबल माइनस प्लस 4% टैक्स पेएबल माइनस कोई क्रेडिट है तो, और नेट टैक्स पेएबल। लिखो ना, हेडिंग दो रेड पेन से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और एक कॉपी करना।
हाँ हो सकता है, नेट टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल। कॉपी कर लिया? न्यू पेज पे लिखना बेटा चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 1 वाज बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स अपन ने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बराबर है, एकदम सिंपल सिंपल है, फटाफट आंसर बोल सकते हो तो बस बोल देना। मेरा क्वेश्चन समझो ना, सुन रहे हो कि नहीं यार? बिल गेट्स के पास इनकम है या नहीं है? इलॉन मस्क के पास इनकम है या नहीं है? तो इलॉन मस्क अभी सपोज वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जाके बोलेगा कि यार तू इंडिया में टैक्स भर, तो क्या इलॉन मस्क इंडिया में टैक्स भरेगा? नहीं भरेगा ना। वो इंडिया बोलता है मैं इंडिया में आता ही नहीं हूं, मैं कभी पैर ही नहीं रखा, मेरा कोई बिजनेस इंडिया में ही नहीं है, तो मैं इंडिया में टैक्स भरूंगा या नहीं भरूंगा? नहीं भरूंगा। रिपीट करोगे, कौन टैक्स नहीं भर रहा है? इलॉन मस्क। रिपीट नहीं करे, कौन टैक्स नहीं भर रहा है? तो उसने बोला मैं इंडियन सिटीजन ही नहीं हूं तो मैं टैक्स क्यों भरूं? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया लक्ष्मी मित्तल के पास। लक्ष्मी मित्तल पता है कौन है? नहीं, लक्ष्मी मित्तल वो तो अलग हो गया बेटा। लक्ष्मी मित्तल कौन है? लक्ष्मी मित्तल सुन रहे हो कि नहीं यार? वो यार समझो, लक्ष्मी मित्तल इज अ आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर, जिसके पास इंडिया में बॉर्न एंड बॉट अप है, इंडिया का पासपोर्ट है, बट वो सेटल्ड है यूके में और बिजनेस भी यूके में ही कर रहा है। कोई सुन रहा है क्या? सो लक्ष्मी मित्तल के पास गए, बोले यार इलॉन मस्क तो टैक्स नहीं दे रहा है बिकॉज वो बोलता है मेरे इंडिया का सिटीजन नहीं हूं, बट तू तो इंडियन सिटीजन है तो तू तो टैक्स भर। कोई सुन रहा है क्या? अब वो लक्ष्मी मित्तल रहता किधर है? यूके में, और बिजनेस किधर है? तो वो बोलता है मेरे पास सिर्फ इंडिया का पासपोर्ट है, इसका मतलब तुम थोड़ा ना इंडिया में आके टैक्स मांग लोगे यार। सो वो बोलता है मैं भी टैक्स नहीं भरूंगा बिकॉज मैं इंडिया में आता भी नहीं हूं, इंडिया के रिसोर्स भी यूज नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। आता हूं तो भी 10-20 दिन के लिए आता हूं, घूम के चले जाता हूं। सुन रहा है क्या? इलॉन मस्क ने टैक्स क्यों नहीं भरा? बिकॉज वो बोलता है इंडियन सिटीजन नहीं है। लक्ष्मी मित्तल इंडियन सिटीजन है, बट वो बोलता है मैं टैक्स नहीं भरूंगा। क्यों नहीं भरूंगा? बिकॉज मैं इंडिया में आ भी नहीं रहा हूं, इंडिया के रिसोर्स भी यूज नहीं कर रहा हूं, इनकम भी नहीं कमा रहा हूं, तो मैं लंदन में टैक्स भरूं ना, इंडिया में क्यों भरूं? कोई सुन रहा है कि नहीं? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया मुकेश अंबानी के पास, वो बोलता है कि यार तू तो इंडियन सिटीजन भी है, तो इंडिया में रहता भी है, कोई सुन रहा है क्या? तो टैक्स भरेगा क्या? बोलता है हाँ भर दूंगा, मेरा क्या, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, बिजनेस भी इंडिया में, तो मैं टैक्स किधर भरूंगा? इंडिया में। फिर इन लोग गए कटरीना कैफ के पास। कटरीना कैफ कौन है? ब्रिटिश सिटीजन। कौन है? वो ब्रिटेन सिटीजन है, बट रहती किधर है? इंडिया में। इनकम कमा रही किधर है? इंडिया में। तो क्या उसको टैक्स इंडिया में भरना चाहिए? लक्ष्मी मित्तल क्यों नहीं भर रहा है? बिकॉज वो वहां पे रहता है। अच्छा, कटरीना कैफ को भरना पड़ेगा बिकॉज वो कहां पे रह रही है? इंडिया में। तो सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि सिटीजनशिप से टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड होता है या आप किधर रहते हो, किधर का रिसोर्स यूज करते हो, उधर से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया कॉन्सेप्ट डाला है, बोला है तुम्हारा सिटीजनशिप भाड़ में गया, तुम यूएस के सिटीजन हो, यूके के सिटीजन हो, इंडिया के हो, रेलेवेंट ही नहीं है। हम लोग आपसे टैक्स लेंगे बेस्ड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। बेस्ड अपॉन क्या बोला? रेसिडेंशियल स्टेटस का सिंपल मीनिंग है कि क्या तुम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंडिया में रह रहे हो? इफ यस, टैक्स इंडिया में भरो। कोई सुन रहा है? माइनॉरिटी टाइम 20 दिन 50 दिन रह रहे हो तो इंडिया में टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। रिपीट करोगे, टैक्स आएगा या नहीं आएगा किस पे डिपेंड करता है? सिटीजनशिप पे या रेसिडेंशियल स्टेटस पे? इंडिया में गवर्नमेंट बोलता है दो टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलग से स्टेटस होएगा और बाकी सारों के लिए अलग से स्टेटस होएगा। ऑल अदर असेसी। कोई सुन रहा है क्या? ऑल अदर में कौन कौन आ गया? कंपनीज आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गया, एओपी बीओआई आ गया। कोई सुन रहा ही नहीं है यार? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आ गया। कोई सुन रहा है क्या? लोकल अथॉरिटी आ गया। बराबर है। सो अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो बेटा करंट ईयर एग्जाम में कौन सा है?
24-25 जिसको अपन बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, तो जो ईयर में तुम पैसा कमा रहे हो मतलब 24-25 में, अगर वो ईयर में आप इंडिया में हो मतलब आप रेसिडेंट हो। इनकम कौन से ईयर का कंप्यूट हो रहा है, 24-25। अगर आप 24-25 में मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंडिया में थे तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। आप क्या बन जाओगे, बेटा कौन से ईयर का इनकम कंप्यूट कर रहा हूं, 24। अगर वो ईयर में आप इंडिया में हो ही नहीं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। मजा नहीं आ रहा है, क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब कौन, जो प्रीवियस ईयर में मेजॉरिटी टाइम इंडिया में था। जो क्या बोला, प्रीवियस ईयर में मेजॉरिटी टाइम इंडिया में था। प्लीज रिमेंबर प्रीवियस ईयर मतलब अपने लिए करंट ईयर होता है यार। आज कौन सा मंथ चल रहा है और ईयर 24। तो अगर ये जो ईयर चल रहा है वो 24-25 चल रहा है बेटा, इट इज अवर, बट गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगा, प्रीवियस ईयर। मेजॉरिटी टाइम इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। अगर मैं करंट ईयर में मेजॉरिटी टाइम इंडिया में था तो क्या बन जाऊंगा, बेटा करंट ईयर में मैं मेजॉरिटी टाइम इंडिया में था और पास्ट में भी मेजॉरिटी टाइम इंडिया में था। मजा नहीं आया। अपन बेटा किधर पैदा हुआ है, और जब से पैदा हुआ इंडिया के बाहर कितने बार गए, मतलब बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में है ना यार। अच्छा जाएंगे तो भी क्या करेंगे, 20 दिन जाएंगे, दुबई घूम के वापस आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर। अभी एक अपन इतना अमीर होना कि हर 2 महीने में घूमने जाएंगे, तो सुन रहा है कि नहीं यार। फिर उसके बाद एक अगले साल वापस से 25-30 दिन जाएंगे, वापस से आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं अपन बॉर्न एंड बॉटम किधर है, करंट ईयर में किधर है, पास्ट में भी किधर थे। तो ऐसा आदमी जो करंट मतलब प्रीवियस ईयर में भी इंडिया में है एंड पास्ट में भी इंडिया में है, उसको बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, बजा नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो यार। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का मतलब बताओ, नहीं करंट ईयर में था या नहीं था, था, प्लस पास्ट ईयर में भी था, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इतना पॉइंट समझेगा बेटा। एक आदमी करंट ईयर में इंडिया में है 24-25 में, बट पास्ट में इंडिया में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल एप्पल वालों ने बैंड्रा में नया स्टोर खोला था, तो जब नया स्टोर खोला था तो यूएसए से सीईओ को इंडिया में भेजा, बोला ये 1 साल तू इंडिया में रह और देख ले बराबर से ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई सुन रहा है क्या, कितने साल के लिए, 1 साल के बाद तो वापस यूएस आ जाना। तो वो करंट ईयर में इंडिया में था, बट वो उसके पहले कभी इंडिया में आया ही नहीं। तो करंट में है बट पास्ट में नहीं है। तो करंट में है मतलब रेसिडेंट बन गया, बट करंट में है बट पास्ट में नहीं था, तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्या, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसको अपन शॉर्टकट बोलेंगे RNOR, इसको अपन बोलेंगे R एंड OR, और इसको बोलेंगे NR। रिपीट करोगे प्लीज। 2 टाइप के असेसी होते हैं, कौन से, इंडिविजुअल एंड HUF और ऑल अदर्स। इंडिविजुअल HUF विल बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट हुआ तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या तो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रिपीट करते रहो। क्या क्या बोला, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो OR या तो NOR। कैसे मालूम पड़ेगा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है, नहीं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे मालूम पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में मेजॉरिटी टाइम इंडिया में है तो रेसिडेंट, प्रीवियस में भी है पास्ट में भी है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रीवियस में बट पास्ट में नहीं था तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। प्रीवियस में ही नहीं था तो नॉन रेसिडेंट। प्रीवियस में ही नहीं था तो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। इतना समझेगा। अ कंपनी कैन बी रेसिडेंट और क्या बोला, नॉन रेसिडेंट। बेटा कंपनी मतलब कौन, रियल आदमी या आर्टिफिशियल आदमी। तो आर्टिफिशियल आदमी तो उसका डिटेल कुछ निकालना पॉसिबल नहीं होता। रियल में तो क्या आपको मालूम है इंडिया में आया गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट होएगा या तो नॉन रेसिडेंट, OR NOR होने वाला नहीं है। क्या OR NOR होने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा। इंडिया में टैक्स आएगा या नहीं आएगा वो पासपोर्ट के बेसिस पे मालूम पड़ता है या रेसिडेंशियल स्टेटस बराबर है। 2 टाइप का स्टेटस है, कौन सा 2 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस है, कौन सा 2 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस है, कौन सा नहीं यार, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो OR या तो NOR। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे मालूम पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम इंडिया में, OR NOR
प्रीवियस ईयर प्लस पास्ट ईयर, तो OR। प्रीवियस ईयर है बट पास्ट ईयर नहीं है तो NOR। इतना पॉइंट समझेगा क्या? बट अभी मेरे को बोलो ना, मैं पूरा जिंदगी इंडिया में था तो मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, सुन रहे हो कि नहीं? yes. वो एप्पल का एम्प्लॉय 1 साल इंडिया में आया तो वो क्या हो गया? रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, इलॉन मस्क इंडिया में आया ही नहीं तो क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट। डिफरेंस समझाए? नीरज इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो एप्पल का एम्प्लॉइज रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इलॉन मस्क इज गवर्नमेंट बोलता है, सुन रहे हो कि नहीं? गवर्नमेंट बोलता है कि यार इंडिया में नीरज तूने एक घर खरीदा है, इंडिया में इलॉन मस्क तूने एक घर खरीदा है, इंडिया में वो एप्पल के एम्प्लॉय ने एक घर खरीदा है, और तुम लोग ने ये घर भाड़े पे दिया है। किस पे दिया है? नीरज इंडिया में रहता है तो नीरज ने भाड़ा इंडिया के बैंक में लिया, इलॉन मस्क यूएस में रहता है तो इलॉन मस्क ने वो भाड़ा यूएस में लिया। कोई सुन रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि रेंट किधर से मिला? घर से। घर किधर है? तो बेटा इनकम का सोर्स इंडिया में हो गया ना यार। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर इनकम का सोर्स इंडिया में हो गया मतलब ये इनकम जो है, दिस इनकम इज अराइजिंग इन इंडिया। मजा नहीं आ रहा है यार, क्या बोला? दिस इनकम इज अराइजिंग इन इंडिया। इनकम इज क्या बोला? अराइजिंग इन इंडिया। तो भाई साहब ये जो इनकम है वो इंडियन इनकम हो गया। वो क्या हो गया? तुम अगर इंडिया में पैसा कमा रहे हो तो टैक्स इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बता दो बस। अरे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इतना पॉइंट समझता है? प्लीज कमेंट। घर यूएस में है, अरे बराबर है, रेंट यूएस में मिल रहा है, इनकम का सोर्स किधर है? आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव का पे हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इसको इंडियन इनकम बोलूं या फॉरेन इनकम? मजा नहीं आ रहा है। इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम? बेटा फॉरेन इनकम का मीनिंग बताओ। अराइज किधर हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। रिसीव किधर हो रहा है? रिसीव किधर हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। दोनों के बीच में बेटा मैंने एंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड मतलब अराइज, घर भी बाहर होना चाहिए, रेंट भी बाहर मिलना चाहिए। रिपीट नहीं करे, क्या लगा? घर भी बाहर होना चाहिए, रेंट भी बाहर मिलना चाहिए। मेरा घर किधर है? यूएस में, बट मैंने उधर के टेनेंट को बोला है भाई साहब मैं इंडिया में रहता हूं तो रेंट इंडिया में भेजना। घर किधर है? यूएस, बट रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। सो मैं बोल सकता हूं अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। क्या बट रिसीव्ड इन इंडिया। सो गवर्नमेंट बोलता है वी वांट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी। अरे आज आपके इंडिया के बैंक में पैसा आया ना, गवर्नमेंट बोलता है हमको उसका हिसाब चाहिए, किधर से आया? सुन रहे हो कि नहीं आया? तो तेरे पास यूएस में से पैसा इंडिया में कैसे आया? फिर गवर्नमेंट बोलता है, मैंने बोला घर खरीदा है, तो गवर्नमेंट बोलता है घर कितने में खरीदा? मैंने बोला सपोज इंडियन रुपीज में 2 करोड़ में। फिर गवर्नमेंट बोलता है तू तो इतने सालों से इंडिया में बता रहा है 50 लाख इनकम है, तो 2 करोड़ कहां से आया? कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार बाहर से पैसा इंडिया में कैसे आया। कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है कि अगर इनकम अराइज या तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो उसको हम लोग इंडियन इनकम बोलेंगे। दोनों में से एक भी इंडिया में है तो इट इज एन इंडियन इनकम। व्हाट इज इन इंडिया? बोलो व्हाट इज इन इंडिया? अराइजिंग और रिसीव। यहां पे अराइज एंड, अरे यार समझा नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यार। घर किधर है? यूएस में, बट रेंट इंडिया में मिला तो भी उसको क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। बट ये तो अनफेयर हो गया, सोर्स तो इंडिया के बाहर है। तो सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है हमको टैक्स से ज्यादा मतलब नहीं है, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए कि यार तेरे पास इंडिया के बैंक में यूएस से पैसा कहां से आया। कोई सुन रहा है क्या? तो वो इंफॉर्मेशन तभी मिलेगा जब इंडिया में आप टैक्स भरोगे, जब भी आप इंडिया में क्या भरोगे? टैक्स। तो इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट बोलता है इनकम अराइजिंग इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया इज नोन एज विच इनकम? इंडियन इनकम। If income is arising and received outside India, it will be known as foreign income. दोनों इंडिया के बाहर है तो दोनों में से एक भी इंडिया में है तो इंडियन। सर ये पढ़ क्यों रहे? रिपीट करोगे। 2 टाइप की इनकम होती है। कौन सी कौन सी? 2 टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। वो ऑर्डिनरी वो सब बराबर है, बट एक बार उसको इग्नोर कर रहे हैं। रिपीट करोगे बेटा। इंडियन इनकम मतलब अराइज और रिसीव्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट बोलता है इंडियन इनकम हो
मतलब आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स तो इंडिया में ही भरोगे। अरे यार, टैक्स किधर भरोगे? इंडिया में। रिपीट नहीं कर रहे। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। क्या ला? इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। आंसर बोलोगे बेटा यहाँ पे? मैं बॉर्न एंड बॉटअप इंडिया में हूं, कभी इंडिया के बाहर ही नहीं गया। जाता हूं तो 15-20 दिन जाता हूं, घूम के वापस आ जाता हूं। अब मैं ना लास्ट फेब 20 में, लॉकडाउन के जस्ट पहले मैं दुबई गया था। तो दुबई के जो भी मॉल में गया ना, सब में उधर एक बोर्ड लगा था हर मॉल में कि इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट। आप रेंट कमाओगे 7%। मुंबई में रेंट है 2 से 3%। उधर रेंट कितना है? तो मैं उसके पास गया, मैं यार ये तो बहुत महंगा प्रॉपर्टी होगा। बोलता है नहीं सर, 1 करोड़ में आपको घर दे देंगे हम लोग। सो दुबई वालों ने क्या किया? बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स में 1-2 करोड़ में घर किया और 7% का रेंटल इनकम है। सो मेरे पास 2 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे मालूम है इंडिया में करूंगा तो 3% रेंट आएगा और दुबई में करूंगा तो 7% आएगा, प्लस दुबई में इनकम टैक्स भी बहुत कम है। तो सुन रहा है क्या? तो मैं रहता इंडिया में हूं, बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में हूं, बट मैंने 2 करोड़ रुपए दुबई में लीगली, सब लीगली काम किया, 2 करोड़ रुपए दुबई में ट्रांसफर किया और दुबई में घर खरीद लिया। आपको सुन रहा है? अब घर किधर है बेटा? और मैंने उधर बैंक अकाउंट खोल के रेंट उधर भी रिसीव किया। तो घर दुबई में, रेंट किधर मिला? दुबई में। तो फॉरेन इनकम या इंडियन? अब गवर्नमेंट बोलता है तू रहता है इंडिया में, तू रिसोर्सेज इंडिया के यूज करता है, जस्ट बिकॉज तूने एक इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर कर लिया तो तू बोलेगा मैं उस पर इंडिया में टैक्स नहीं भरूंगा। इज इट फेयर और अनफेयर? अनफेयर हो गया ना। तुम ऐसे तो यार इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? मालूम है इंडिया की कंपनी का शेयर्स खरीदा तो इंडिया में टैक्स आ जाएगा, तो तुम जब भी शेयर्स करोगे बाहर की कंपनी का खरीदोगे। तो सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है भाई साहब, अगर आप रेसिडेंट हो, कौन हो? तो आप इंडिया की इनकम कमाओ या फॉरेन की इनकम कमाओ, टैक्स इंडिया में हमेशा भरना पड़ेगा। रिपीट करोगे, हु इज लायबल टू पे टैक्स? रेसिडेंट। इंडियन इनकम है तो भी टैक्स इंडिया में भरेगा, फॉरेन इनकम है तो भी टैक्स इंडिया में भरेगा। नॉन रेसिडेंट मतलब इलॉन मस्क, वो पागल है क्या? यूएस के रेंट पे इंडिया में टैक्स भरेगा? ऑब्वियसली नहीं भरेगा। सो इलॉन मस्क ने अगर इंडिया में पैसा कमाया तो टैक्स इंडिया में भरेगा। सुन रहे हो कि नहीं है? बट बाहर कमाया तो इंडिया में भरने वाले नहीं है। सो रिपीट करोगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम, one is Indian income, one is foreign income. There are 2 type of status, one is resident and non-resident. बेटा ये दोनों को साथ में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा इंडिया में टैक्स आने वाला है या नहीं आने वाला है। सो इंडिया में टैक्स आएगा नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स। बोलो क्या क्या? एंड टाइप्स ऑफ इनकम। क्या वाला? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ इनकम। बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस 2 टाइप का है, वन इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इनकम भी 2 टाइप की है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। प्लीज बोलना, इंडियन इनकम पे किसको टैक्स भरना है? रेसिडेंट को भी भरना है, नॉन रेसिडेंट को भी भरना है, बिकॉज इनकम आप इंडिया से कमा रहे हो तो टैक्स भी इंडिया में भरना ही पड़ेगा। बोलो यार, बोलो थोड़ा, यस और नो। फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स भरेगा? क्यों भरेगा? वो तो पैसा बाहर कमा रहा है। बट रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया को उसका इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम सुन नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? बेटा आंसर बोलो ना। किधर घर है? दुबई में। नीरज का अगर दुबई में, रेंट किधर मिला? दुबई में। तो इट इज पॉसिबल ना कि दुबई वाला भी टैक्स ले। समझो ना, दुबई टैक्स फ्री है, बट अज्यूम करो दुबई में, सपोज मेरा घर लंदन में और रेंट भी लंदन में मिला। सो मेरा रेंट भी लंदन है, घर भी लंदन में, तो मतलब मैं लंदन वाला गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा। बोलेगा तुमने पैसा इंडिया से लंदन में कमाया। अच्छा, मैं इंडिया में रहता हूं तो इंडिया वाला भी टैक्स मांग रहा है, तो यार ये तो फिर अपना डबल टैक्स हो गया। तो पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट ही बंद हो जाएगा। यूएस वाला बोलता है मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं तो इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स मांगती है, फिर मैं यूएस में रहता हूं तो यूएस वाला भी मांगता है। कोई सुन रहा है क्या? तो बेटा इसके लिए दोनों गवर्नमेंट मिलके एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। क्या बोला? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। कौन साइन करता है? मजा नहीं आ रहा है? बोलो यार। दोनों गवर्नमेंट। और उन लोग लिखता है कि या तो टैक्स इंडिया में आएगा या तो यूएस में आएगा। या तो टैक्स किधर आएगा? या तो टैक्स किधर आएगा? यूएस। दोनों कंट्री में टैक्स आने वाला नहीं है। समझता है कि नहीं? सो गवर्नमेंट सर अगर दोनों में टैक्स आ ही नहीं रहा है तो अपने लॉ में लिखा क्यों है? बिकॉज बेटा लॉ में नहीं लिखे ना तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होएगा। क्या गैदर नहीं होएगा? मेरा घर किधर है लास्ट टाइम? लंदन में। और पैसा रेंट किधर मिला? लंदन में। मैं रहता किधर हूं? इंडिया में। अब सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है इंडिया में रहता नहीं है तो टैक्स मत भर। तो टैक्स मत भर मतलब मैं तो ब्लैक मनी लंदन में ट्रांसफर करता रहूंगा, गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा क्या?
नहीं, सो गवर्नमेंट बोलता है इट इज टैक्सेबल, मतलब तुम इंफॉर्मेशन दो, टैक्स आएगा या नहीं आएगा वो तो अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सो अपन जो पढ़ रहे हैं वो थियोरटिकल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं यार? ये थियोरी वाइज टैक्स आएगा नहीं आएगा, आएगा, बट प्रैक्टिकली किस पे डिपेंड करेगा? एग्रीमेंट पे। किसके एग्रीमेंट पे? मेरे और गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होएगा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का? किसका? महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, या इंडिया की गवर्नमेंट और लंदन? आई होप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझता है क्या? लिखो लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, रेड पेन से, रेड पेन से लिखना। इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, उसकी वहां से दो एरो बनाओ, ब्रैकेट्स में लिखो पहले, वेदर एन इनकम इज टैक्सेबल, वेदर एन इनकम इज टैक्सेबल और नॉट, whether an income is taxable or not depends upon वहां से दो एरो, फर्स्ट एरो पे रेसिडेंशियल स्टेटस, सेकेंड एरो पे टाइप ऑफ इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस, टाइप ऑफ इनकम। ठीक है, फिर बेटा ये कॉपी करना, नेक्स्ट लाइन या एक लाइन छोड़ के लिखो रेड पेन से, रेसिडेंशियल स्टेटस, और ये कॉपी करो प्लीज, हाईलाइट जो किया रेड पेन से लिखना। हटाओ इतना, कोई कॉपी कर रहा है? फिर ये लिखना टाइप ऑफ इनकम, टाइप ऑफ इनकम।
क्या रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ, कौन किसकी बात कर रहा है तू? अराइजिंग इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, अराइज इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। हटा दो, फिर ये कॉपी करो प्लीज, ये वाला, इसका हेडिंग देना टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी कॉपी किया। अब मेरे को बताओ, मालूम कैसे पड़ेगा एक आदमी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? कैसे मालूम पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। पासपोर्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट? ना पासपोर्ट तो फिर पासपोर्ट के हिसाब से तो कोई रेसिडेंट ही नहीं होएगा। अपना अक्षय कुमार के पास पहले कैनेडियन पासपोर्ट था, तो बोलेगा मैं इंडिया में टैक्स क्यों भरूँ? कोई सुन रहा है क्या? सो बेटा गवर्नमेंट बोलता है, सुन रहे हो नहीं है यार, तुम लोग मजा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट बोलता है अगर एक आदमी मेजॉरिटी टाइम इंडिया में है मतलब वो रेसिडेंट बनेगा। मेजॉरिटी मतलब क्या? कुछ भी, 6 महीने से ज्यादा। मेजॉरिटी मतलब क्या? एक महीने में रफली कितना दिन होता है? 30 डेज, तो 6 महीने में 180 हो गया। गवर्नमेंट बोलता है अगर आप 182 डेज इंडिया में हो मतलब आप रेसिडेंट बन गए, मैटर क्लोज हो गया। ही, नहीं सुनोगे क्या? ही और शी मस्ट बी इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज बेटा? फॉर 182 डेज और मोर। फॉर क्या बोला? 182 डेज और मोर। ड्यूरिंग विच ईयर? यार ड्यूरिंग विच ईयर? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अपने एग्जाम में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? सो अगर आप 24-25 में इंडिया में थे मतलब आप बन जाओगे रेसिडेंट। मतलब आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। मिनिमम कितना दिन होना चाहिए? 182। मिनिमम कितना दिन होना चाहिए? 182 डेज। तो यू मस्ट बी इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज यार? 182 डेज। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर। तो सर यार ये तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, तुम समझ नहीं रहे हो। शाहरुख, ऐसे लोगों का सोचो ना जो बहुत कॉमन है, जिन लोगों का इंडिया से बाहर आना जाना, जिनका बाहर भी प्रॉपर्टी है इंडिया में भी है। शाहरुख खान हो गया या जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी है यार, इन लोग तो 182 डेज बोला तो इन लोग तो बहुत इजीली क्या करेंगे? 180 दिन इंडिया में रहेंगे। कितना? 182 से कम हो गया ना। और बाद में मूवी के शूटिंग के लिए बाहर चले जाएंगे, थोड़े टाइम इंडिया के बाहर रह लेंगे और बोलेंगे हम इंडिया में नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में टैक्स ही नहीं भरेंगे। कोई सुन रहा है क्या? बिकॉज डेवलप कंट्रीज में टैक्स थोड़ा कम है इंडिया से। क्या? डेवलप कंट्री में टैक्स थोड़ा कम है इंडिया से। तो गवर्नमेंट बोलता है 182 डेज तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए हम लोग ने बोला है कि अगर आप 182 डेज हो तो रेसिडेंट ही हो। अगर 182 डेज नहीं हो तो हम लोग ने और एक कंडीशन बनाई है। अरे यार कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हो? बेसिक कंडीशंस। रिपीट नहीं करते। बेसिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हो? देयर आर 2 टाइप ऑफ बेसिक कंडीशन, 1 और 2। और मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों में से एक। दोनों में से एक बराबर है। गवर्नमेंट बोलता है फर्स्ट हो गया मतलब आप रेसिडेंट हो। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं हुआ तो 2 में और 2 पार्ट है, ए एंड बी। मजा नहीं आ रहा है यार, क्या बोला? ए एंड बी मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक आदमी इंडिया में 182 डेज है मतलब क्या बन गया? 182 डेज से कम है तो
ना 182 डेज से कम है तो सेकेंड कंडीशन देखेंगे. कौन सा देखेंगे? बोलता है ही और शी मस्ट बी इन इंडिया. मस्ट बी इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज बेटा? हाँ, फॉर 60 डेज और मोर. क्या बोला? फॉर 60 डेज और मोर. 60 डेज और मोर इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर. इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन सा है? 24-25. कभी तक चलेगा 24-25? जनवरी 26 अटेम्प्ट तक चलता रहेगा. कोई सुन रहा है क्या? तो कौन सा मई 25, सितंबर 25, जैन 25 तक एक ईयर चलेगा, उसके बाद बदलेगा. कोई सुन रहा है? तो 3 अटेम्प्ट पास हो जाना प्लीज. कौन सा ईयर है बोलो? कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 24-25. कौन सा नंबर ऑफ डेज बोला है? 182 डेज हो गया तो मैटर ही खत्म हो गया यार. 182 डेज है तो रेसिडेंट. 182 डेज नहीं है देन कंडीशन नंबर 2 में 2 पार्ट है या 1 पार्ट? 2. ए एंड बी. मजा नहीं आ रहा है. ए में कितना नंबर ऑफ डेज बोला है? 60 डेज और मोर. इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर. अगर है तो फिर आगे चेक करो. ही और शी मस्ट बी इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज बेटा? फॉर 365 डेज और मोर. फॉर कितना बोला है? 365 डेज और मोर. इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. इन क्या बोला है? 4 years. मजा नहीं आ रहा है. 4 years प्रीसीडिंग द बेटा. एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा है? मैंने क्या बोला तुम लोग को? 4 years प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग या इंक्लूडिंग? तो इसको भूल जाएंगे. इसके पहले वाले 4 साल 23, 22, 21, 20, 21, 22, 23, 20. ये 4 साल में कंबाइंड 365 डेज होना चाहिए. 4 साल में इंडिविजुअली 365 कंबाइंड. तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन में कितना है? नहीं, फर्स्ट कंडीशन में कितना है? 182 डेज और मोर. इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर. 2 के ए पार्ट में कितना है? 60 डेज और मोर. इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर. 2 के बी पार्ट में कितना है? 365 डेज और मोर. इन हाउ मेनी ईयर्स? 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. कोई तो आंसर बोल सकता है. ये आदमी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? बस ये बताओ. एक आदमी 89 डेज इंडिया में था, एक आदमी 59 डेज इंडिया में था, और एक आदमी हर साल 100 दिन के लिए आता है. हर साल पिछले 50 सालों से. बताओ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? हाथ उठा के बताओ. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलो. कैसे मालूम पड़ा? बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड. तो 2 पे जाने का जरूरत ही नहीं है. अगर आप 182 डेज हो मतलब यू आर अ रेसिडेंट. बोलो सेकंड वाला. क्यों नॉन रेसिडेंट? 182 डेज से तो कम है. 2 के ए पार्ट में कितना बोला है? 60 डेज. 60 डेज है, उससे भी कम है. तो 1 भी सेटिस्फाइड नहीं है, 2 भी सेटिस्फाइड नहीं है. तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. इज दैट पॉइंट क्लियर? कितने लोगों को नहीं समझा? सी का आंसर बोलो. कैसे रेसिडेंट? बेसिक कंडीशन नंबर 1 में कितना डेज है? तो ये तो 100 दिन ही है. तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट. ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 2 पार्ट बोलो. 60 डेज होना चाहिए. ये बंदा कितना डेज है? हर साल 100 दिन आ रहा है, मतलब ये साल भी 100 दिन आया होगा. तो प्रीवियस ईयर में 100 डेज है. 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड? बी में कितना डेज है यार? कितने ईयर्स में? हर साल 100 दिन आ रहा है, तो 4 साल में कितना हो गया? तो सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड? 2 का ए भी सेटिस्फाइड है, बी भी सेटिस्फाइड है. तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. कितने लोगों को नहीं समझा? समझाए? 1 and 2 या 1 और 2? 1 और 2. एंड 2 में ए एंड बी. इतना पॉइंट समझाएगा? श्योर. लिखो प्लीज. रेड पेन से एक लाइन छोड़ के नीटली लिखना. रेड पेन से एक लाइन छोड़ के मैं लिखा रहा हूं. रोमन नंबर 2 लिखो. रोमन नंबर 2. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. लिखा. उसके बाद
एक लाइन छोड़ के स्टेप नंबर 1 रेड पेन से लिखना। स्टेप नंबर 1 डिटरमाइनिंग वेदर एन इंडिविजुअल is a resident or non-resident, whether an individual is a resident or non-resident। लिखा, फिर ये कॉपी करो नीटली। जो रेड पेन से लिखा है हाईलाइट किया, रेड पेन से लिखना प्लीज। मेरे बाद लेक्चर है क्या? लेक्चर नहीं है? कौन सा टेस्ट है? डन। कोई कॉपी कर रहा है? या ओके, टेक अ ब्रेक देन विल रिज्यूम।